हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेसर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5वां। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेयता और उस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं कि विलेयता क्या होती है। तो विलेयता की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी स्थिर ताप पर या कोई भी आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा वाले विलायक में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को उसकी हम क्या कहते हैं बेटा, विलेयता कहते हैं। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय जितने ज़्यादा आपके घुलते जाएंगे वह जो होगी आपकी विलेयता कहलाएगी। या फिर एक अन्य परिभाषा आपकी हो सकती है कि विलेय की 100 ग्राम विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा जिससे वह संतृप्त विलेय बना सके, वह अधिकतम मात्रा दिए गए ताप पर उसकी विलेयता कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, विलेयता को परिभाषित कर दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके विलायक पर जितने ज़्यादा विलेय के मोल घुलते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। हम एक उदाहरण देते हैं। उस उदाहरण में हमने यहाँ पर 100 ml वाटर ले रखा है बच्चों, 100 मिलीलीटर 100 ग्राम हमने वाटर लेकर रखा है। अब मैं इस वाटर पे बाहर से कोई भी आयनिक क्रिस्टल, जैसे मैंने क्या ऐड किया यहाँ पर, NaCl सोडियम क्लोराइड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड मैं जब यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने पर क्या होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जो मोल्स हैं वो वाटर में आकर, जल में आकर क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। यहाँ आपका जो NaCl है वो आपका विलेय है, जल आपका है विलायक। और अगर विलेय विलायक में घुलने लगा तो यह आपका हो जाएगा क्या, विलयन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये विलयन। जब विलयन यहाँ पर बनेगा और विलेय विलायक में घुलने लगेगा, विलेय विलायक में घुलने लगेगा तो इसे हम लोग घुलना कहेंगे, घुलना, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन कहेंगे। तो जब आपका NaCl जल में घुल रहा है तो इसे हम लोग डिसॉल्यूशन या क्या कहेंगे, घुलना कहेंगे। हम धीरे धीरे NaCl की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। जो 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घुलते जाएगा, यह आपका डिसॉल्यूशन प्रोसेस या घुलने की प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि मान लीजिए NaCl सॉलिड के लगभग 5 ग्राम मिलाने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि 5 ग्राम के बाद अगर आपने एक क्रिस्टल भी NaCl का एक्स्ट्रा मिला दिया है तो वह NaCl इस वाटर में डिसॉल्व या घुलने के बजाय वो कहाँ जाकर डिपॉजिट हो रहा है, सतह पर जाकर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। सतह पर जाकर अवक्षेपित हो रहा है, सतह पर जा रहा है, दैट मीन्स घुल नहीं रहा है। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, 5 ग्राम NaCl का 100 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बन चुका है। अब इसके बाद अब कितना भी टेम्परेचर, हम यहाँ पर जो कंडीशन करा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, स्थिर ताप ले रहे हैं हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका 5 ग्राम NaCl का 100 ग्राम विलायक जल में संतृप्त विलयन बनने के बाद अगर आपने एक क्रिस्टल भी अतिरिक्त मिला दिया तो एक क्रिस्टल अतिरिक्त मिला देने पर वह अतिरिक्त NaCl का मॉलिक्यूल जल में डिसॉल्व नहीं होगा। यह जबकि वो क्या बनाएगा, आपका क्रिस्टल के रूप में ही रहेगा। किसके रूप में रहेगा, क्रिस्टल के रूप में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विलयन में आपका विलेय विलायक से अलग है संतृप्त विलयन बनने के बाद। तो विलयन में आपका अतिरिक्त जो है NaCl क्रिस्टल के रूप में रह रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। अब एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में भौतिक साम्यावस्था स्थापित हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, भौतिक साम्यावस्था, भौतिक साम्यावस्था। अब एक्चुअल में देखिए हो क्या रहा है, आपने 5 ग्राम NaCl का 100 ग्राम जल में आपने संतृप्त विलयन बना लिया। अब आपने संतृप्त विलयन बनाने के बाद आपने अगर 1 ग्राम या 1 सोडियम
क्लोराइड का क्रिस्टल आपने मिलाया। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है देखिए आप, जैसे ही आप 1 ग्राम NaCl का क्रिस्टल यहाँ पर मिलाएंगे, आप एक्स्ट्रा NaCl मिलाएंगे संतृप्त विलीन बनने के बाद, तो होगा क्या यहाँ पर, हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है और वो आकर अवक्षेपित हो जा रहा है, इसका PPT बन जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आप ध्यान दें, एक्चुअल में जो आपने एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी NaCl का मिलाया है वो यहाँ पर 100 ग्राम जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और जितनी देर में आपका एक अतिरिक्त NaCl का क्रिस्टल क्या हो रहा है, आपका घुल रहा है यानी डिसॉल्यूशन कर रहा है, उतनी ही देर में उस संतृप्त विलयन में पहले से घुला हुआ कोई क्रिस्टल क्या होगा बच्चों, अवक्षेपित होगा। यानी यहां पर डिसॉल्यूशन, घुलना और क्रिस्टलीकरण दोनों साथ साथ चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम जितने भी अतिरिक्त NaCl मिला रहे हैं, क्या बनने के बाद, संतृप्त विलीन बनने के बाद वो अवक्षेपित हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो अतिरिक्त मिलाया जा रहा है NaCl संतृप्त विलीन बनने के बाद वो घुल रहा है, और उसी टाइम में जितनी मात्रा में अतिरिक्त NaCl घुला हुआ है उतनी ही मात्रा में आपका पहले से घुला हुआ NaCl अवक्षेपित होने लगेगा। जो अतिरिक्त आया गया नया वाला क्या होगा आपका, घुलेगा, पुराना वाला क्या होगा आपका, अवक्षेपित होगा। तो विलयन में से पहले से घुले हुए NaCl के मॉलिक्यूल्स का या विलय का पुनः अवक्षेपित हो जाना क्या कहलाएगा आपका, क्रिस्टलीकरण। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। यानी आपका घुलना भी हो रहा है और क्रिस्टलीकरण भी हो रहा है। यानी यहाँ पर जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, और कैसी है आपकी, उत्क्रमणित तो है ही, और कैसी आपके यहाँ पर साम्य अवस्था में, किस में है, साम्य अवस्था में है। यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा, भौतिक साम्य अवस्था होगी। यहाँ पर NaCl का सॉलिड और लिक्विड में ही यानी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी भौतिक साम्य अवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि एक संतृप्त विलयन बनने के बाद एक प्रकार की इक्विलिब्रियम या एक प्रकार की साम्य अवस्था क्या हो जाती है, जनरेट या स्टेबलाइज्ड हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर कोई भी विलय विलायक में घुल रहा है, तो कोई भी विलय अगर विलायक में घुलेगा और विलय यदि विलय कैसा है, आयनिक क्रिस्टल है, कैसा क्रिस्टल है आपका, आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल जो होगा आपका उसमें आयंस रहेंगे, और अगर आयन है तो जालक रहेंगे, आपके जाल के रूप में रहेगा वो। और यदि आपके पास 1 मोल आयनिक क्रिस्टल हो तो इस 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को आयनों के रूप में विभक्त करने के लिए जितनी भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी जालक ऊर्जा या क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। जल में घुलने के बाद जल जब अपने में आयनिक क्रिस्टल को डिसॉल्व कर लेता है तो उस दौरान एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसे हम लोग जलायोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कोई भी आयनिक क्रिस्टल अगर जल में घुल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी यानी जलायोजन ऊर्जा का मान उसकी जालक ऊर्जा के मान की तुलना में कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तभी वह आयनिक क्रिस्टल जल में क्या होगा बच्चों, घुल जाएगा। अब हम बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पर। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और इस कारक में बच्चों पहला जो कारक है वह है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। तो विलेय विलायक में घुल रहा है तो घुलने के लिए घुलनशीलता का एक नियम है, समान समान में घुलते हैं, समान समान में घुलते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, एक घुलनशीलता का नियम है। वैसे ये जनरल सामान्य जीवन का भी नियम कि हम जैसे बिहेवियर शो करते हैं, हम अपने दोस्त उसी हमारे जैसे व्यवहार दर्शाने वाले, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के साथ ही दोस्ती करेगा, अगर कोई डफर है तो वो डफर के साथ ही दोस्ती करेगा। तो ये नेचुरल भी आपका है कि समान समान के साथ ही फ्रेंडशिप करता है, सेम नेचर वाले सेम नेचर वाले के साथ ही फ्रेंडशिप करते हैं। ठीक वैसे ही समान समान में घुलते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब ये है कि अगर आपका विलेय ध्रुवीय है, कैसा है, अगर ध्रुवीय है तो वह किस में आसानी से घुल जाएगा,
ध्रुवीय विलायक में। अगर आपका विलेय आध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो वह किस में घुलेगा? आध्रुवीय विलायक में। किस में घुलेगा? आध्रुवीय यानी पोलर पोलर में और नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर विलायक देता हूँ पोलर सॉल्वेंट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या बच्चों? वाटर, यानी कि ध्रुवीय विलायक हो गया आपका। और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी हो जाएगा आध्रुवीय विलायक। क्या हो जाएगा? आध्रुवीय विलायक। तो आध्रुवीय विलायक जिसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सारे के सारे आपके विलायक के रूप में ही काम करते हैं। अब अगर आपको आयनिक क्रिस्टल जैसे कि Ki, NaNO3, AgNO3, NaCl, इन आयनिक क्रिस्टलों को यदि डिसॉल्व करना हो तो जितने भी आपके सामने आयनिक जो क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे आयनिक क्रिस्टल कैसे हैं बच्चों? सारे के सारे आयनिक क्रिस्टल कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। Ki हो गया आपका, सब में ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप मुझे खुद बताएं कि ये जो ध्रुवीय आपके आयनिक क्रिस्टल हैं वो जल में आसानी से घुल जाएंगे या फिर नॉन पोलर आध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएंगे? तो आसान सी बात है, यह ध्रुवीय विलायक में विलेयता कैसे देंगे? ज़्यादा देंगे। हाँ, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि विलेयता को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अवशोषण गुणांक की एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? अल्फा से। तो ये जितने भी आपके आयनिक क्रिस्टल ध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुवीय विलायक में ज़्यादा विलेयता प्रदर्शित करेंगे, जबकि इन्हें अगर बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया जाएगा तो वह घुलनशीलता या विलेयता प्रदर्शित नहीं करेंगे, या करे भी तो करेंगे कैसा करेंगे? बहुत ही कम करेंगे। अब कुछ अन्य उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन। अगर मैं इनकी बात करूं तो नेफ्थेलिन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, यह आपका हो जाएगा क्या? नेफ्थेलिन। और ये हो जाएगा हमारा एंथ्रासिन। तो ये नेफ्थेलिन और ये आपका एंथ्रासिन, ये दोनों जल में घुलने के बाद, किस में घुलने के बाद? जल में घुल जाने के बाद, चूंकि ये कैसे हैं? नॉन पोलर है। जल आपका कैसा है? पोलर है। तो अध्रुवीय ध्रुवीय विलायक में ये दोनों विलेयता प्रदर्शित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किंतु जब इन दोनों कार्बनिक विलेय को, ये पूरे रिंग में कार्बन है, कहाँ डिसॉल्व करेंगे हम लोग? बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ये जो आध्रुवीय जो आपके विलेय हैं, आध्रुवीय विलेय, वो बेंजीन, ईथर व कार्बन टेट्राक्लोराइड में बहुत अत्यधिक मात्रा में घुलनशीलता या विलेयता दर्शाती है। तो पहले पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समान में घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक जो है अपने में ध्रुवीय विलेय को घोलेंगे, जबकि अध्रुवीय विलायक अपने में अध्रुवीय विलेय जैसे कि बेंजीन अब जो होगा वह एंथ्रासिन और नेफ्थेलिन को अपने में क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ। और नेक्स्ट अगला जो फैक्टर होगा, अगला फैक्टर है आपका दाब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो विलेयता है, हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक जो पढ़ रहे हैं, हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हम देख रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस की द्रव में विलेयता को अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो हम जानते हैं बच्चों कि जो ठोस और जो द्रव होते हैं, ठोस और जो द्रव होते हैं, सॉलिड की बात करूँ या मैं लिक्विड की बात करूं, तो दोनों में जो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, दोनों में जो संपीडितता होती है, बहुत ही
कम होती है। ठोसों में तो संपीड्यता बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर द्रव की बात करें तो द्रव में भी जो संपीड्यता होती है वो बहुत कम होती है बच्चों। अगर मैं गैसों की द्रव में विलेयता की बात करता तो गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता, किंतु अगर मैं दाब का प्रभाव देख रहा हूँ ठोसों की द्रव में विलेयता पर, तो ठोस और द्रव दोनों की संपीड्यता, आप उनको पे प्रेशर देकर दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। तो ठोसों की द्रव में विलेयता का दाब पर जो प्रभाव होता है वो लगभग कैसा होता है बच्चों? नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य होता है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग 500 एटीएम, कितना? 500 एटीएम प्रेशर बढ़ा देने पर NaCl की जल में, आप एक बात बताइए, अभी का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है, आपने 500 गुना प्रेशर बढ़ा दिया तो तब जाकर आपका NaCl की जो जल में विलेयता होती है लगभग 2.3% विलेयता होती है। क्या होती है? बढ़ती है। आप खुद सोचें 500 गुना प्रेशर बढ़ाने पर विलेयता पर केवल कितना प्रभाव पड़ रहा है? 2.3% विलेयता बढ़ रही है। इसका मतलब कि ठोसों की द्रव में विलेयता का पर दाब का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगला फैक्टर की तरफ, और अगला फैक्टर जो होगा वह होगा कौन सा? टेम्परेचर या तापमान। अब अगर हम तापमान का प्रभाव देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता पर, तो तापमान का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब वो किस प्रकार से होता है हम ये देखते हैं। तो तापमान या टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसमें हम देखेंगे कि 2 प्रकार के वक्र हमें प्राप्त होते हैं। एक हमें मिलता है सतत वक्र, एक में जो हमें मिलता है सतत वक्र, और एक में हमें मिलता है कैसा वक्र? आपका असतत वक्र। कैसा मिलता है बच्चों? असतत। एक में कंटिन्यूअस आपको कर्व मिलेंगे और एक में आपको कैसे मिलेंगे? डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कौन सा अपना सतत वक्र वाले, कौन से वाले? सतत वक्र वाले। सतत वक्र वाले हम देखते हैं यहाँ पर। तो सतत वक्र में भी आपके 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। पहला केस जो होगा हम उसकी स्टडी अब करने वाले हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो केस फर्स्ट हम ऐसा ले रहे हैं कि जब प्रक्रिया जो है कैसी है, उसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी है? पॉजिटिव, यानी प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक है। प्रोसेस आपकी कैसी है? एंडोथर्मिक है, यानी ऊष्मा शोषी है। कैसी है बच्चों? ऊष्मा शोषी है। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर क्या लिया है? विलेय लिया है, और इस विलेय में हमने क्या लिया है? विलायक। विलेय को विलायक में हमने घोल के रखा है यहाँ पर। लेकिन अगर ये प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक है तो आपको हीट देनी होगी, तब जाकर आपका जो विलेय है वह क्या होगा? आपका विलायक में घुलकर हमें क्या देगा? विलयन देगा। हमें क्या देगा? ये विलयन देगा। यह प्रोसेस आपकी ऊष्मा शोषी है। यहाँ जो डेल्टा H जो सॉल्यूशन का है वो कैसा बच्चों? पॉजिटिव है। कैसा है आपका? पॉजिटिव है। तो ऐसे प्रोसेस में इसके एग्जांपल आपके आयनिक क्रिस्टल हो जाएंगे, जैसे कि आपका Ki है ना, NaNO3, AgNO3, और भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कि आयनिक क्रिस्टल के रूप में होंगे। हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कि विलेय जो है आपका वो विलायक में डिसॉल्व होकर हीट के प्रेजेंस, मतलब हीट आपको देना पड़ रहा है, यानी प्रोसेस आपकी कैसी है? ऊष्मा शोषी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता का मान, विलेयता जो होगा, विलेयता का मान भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जब प्रोसेस आपकी ऊष्मा छेपी हो बच्चों, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। हमने क्लास 11th में एक इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ली शातेलिए का नियम। कौन सा नियम बच्चों? ली शातेलिए का नियम। ली शातेलिए नियम।
इस नियम के अनुसार अगर कोई भी प्रक्रिया साम्यावस्था में हो, तो देखो बच्चों यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम? आपका फिजिकल या भौतिक साम्यावस्था यहाँ पर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं साम्यावस्था को प्रभावित करने वाला कारक, जैसे कि आपका क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। आप यहाँ देखेंगे जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिएक्शन जो सिस्टम होगा इसका रिवर्स आपको प्रोवाइड कराएगी। आप टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी? इसके जस्ट अपोजिट। अगर प्रोसेस ऊष्मा छेपी होती तो आप यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती, रिएक्शन आपकी कहाँ हो जाती? इस साइड हो जाती। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि चूंकि ये प्रोसेस ऊष्मा छेपी है और साम्यावस्था में भी है, तो ली शातेली के अनुसार रिएक्शन आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी आपकी, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप हीट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो विलेय विलायक में घुलकर आपको क्या देगा? विलयन देते जाएगा, यानी विलेयता क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ते जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको ग्राफ से भी समझते हैं। इस ग्राफ में हम देखें, एक साइड मैंने ले रखा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है, और दूसरे तरफ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर विलेयता। क्या ले रहा हूँ बच्चों? विलेयता। विलेयता जो होगी इसमें ग्राम में होगा आपका क्या? विलेय। और जो आपका 100 ग्राम जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सॉल्वेंट, यानी क्या होगा आपका? विलायक। तो मैंने आपको विलेयता की परिभाषा भी बताया था कि 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी घुली हुई मात्रा होगी दिए गए ताप पर, वह उसकी क्या कहलाएगी बच्चों? विलेयता कहलाएगी। यहाँ पर मैं कुछ स्केल ले रहा हूँ। ये 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, और यहाँ मैं ले रहा हूँ कितना? नीचे से ऊपर की ओर जाने पर विलेयता बढ़ते जाएगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। हमने सतत वक्र का केस फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें प्रोसेस आपकी कैसी है? ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ली शातेली के नियम के अनुसार जो विलेयता हो रही है बच्चों, वो भी क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्व हमको मिलते हैं कैसे? सतत। सतत का मतलब अगर बढ़ रही है तो केवल बढ़ेगी, और अगर घट रही होगी तो क्या होगी? केवल घटेगी। हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी देखते हैं, तो एक सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। जबकि दूसरी हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसकी? पोटेशियम आयोडाइड की। हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट की विलेयता देखिए लगातार क्या होते जा रही है बच्चों? बढ़ते जा रही है। अर्थात यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों हमें तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ाकर दे रहे हैं। यानी प्रोसेस कैसी होगी? ऊष्मा शोषी होगी। प्रोसेस अगर ऊष्मा शोषी है तो ली शातेली के नियम के अनुसार जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन उसके रिवर्स में जाएगी, यानी विलेयता क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले लूँ तो अमोनियम क्लोराइड भी मुझे तापमान बढ़ाने पर क्या दे रहा है? विलेयता बढ़ाकर दे रहा है। बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट में, यानी कि केस सेकंड में। केस सेकंड क्या होगा? जब प्रोसेस कैसी हो आपकी? डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो। नेगेटिव यानी कि ऊष्मा छेपी हो। कैसा हो? ऊष्मा छेपी हो। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका विलेय विलायक में घुल तो जाएगा, बट घुलने के बाद हमें विलयन देगा, और कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। यानी डेल्टा एच जो है वो सॉल्यूशन का कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। और अगर डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, आपको अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा मिल रही है, आप बाहर से इस तंत्र को ऊष्मा देते जाएंगे, टेम्परेचर इस साइड बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर इस साइड बढ़ेगा तो रिएक्शन उसके रिवर्स में जाएगी। रिएक्शन रिवर्स में जाएगी यानी विलयन से उल्टा क्या होगा? आपका विलेय और विलायक अलग अलग होते जाएंगे। विलेय और विलायक अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? विलेयता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सीरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने को आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो ऊष्मा छेपी प्रक्रम देता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सोडियम सल्फेट,
सोडियम सल्फेट, चलो ये और ये तो मैं एग्जांपल ले ही लेता हूँ। लिथियम सल्फेट भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, Li2SO4। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर दोनों की अगर हम बात करते हैं तो सीरियम सल्फेट का मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सीरियम सल्फेट का ग्राफ ड्रॉ करने पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपका Se2SO4 थ्राइस, टेम्परेचर में जैसे जैसे देखिए बढ़ा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी सीरियम सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी है, जो विलेयता का प्रक्रम है कैसा है आपका, ऊष्मा क्षेपी। जितनी ज़्यादा ऊष्मा आप देते जाएंगे ली शाते ली के अनुसार रिएक्शन जो प्रोसेस जो सिस्टम जो उसके रिवर्स में जाएगी, जो आपका विलयन से आपका विलय और विलय कैसे होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर अन्य उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ आपका Li2SO4 लिथियम सल्फेट, देखिए जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी प्रोसेस आपकी ऊष्मा क्षेपी हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। किंतु पहले केस और दूसरे केस जो दोनों थे वह आपको कैसा वक्र दे रहे हैं, सतत वक्र। कैसा वक्र दे रहे हैं, सतत वक्र, यानी कि या तो बढ़ रहा हो या तो फिर क्या हो रहा हो बच्चों, घट रहा हो। अब हम बढ़ते हैं असतत वक्र की ओर। किसकी ओर, असतत वक्र की ओर। ये हो जाएगा आपका बी। ये हमें क्या देगा, असतत वक्र, डिसकंटिन्यूअस कर्व हमें ये देने वाला है। तो यह हमें सबसे पहली बात, असतत वक्र कब कब मिलेगा। असतत वक्र हमें 3 कंडीशन में मिल सकता है। पहली कंडीशन, जैसे बात कर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है अगर ये अल्फा रूप में है, किस रूप में है, अल्फा रूप में है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ये दूसरे अपर रूप में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे अल्फा आपका अमोनियम नाइट्रेट किस में परिवर्तित होने लगे, आपका बीटा में परिवर्तित होने लगे, तो वह आपको कैसा वक्र देगा, असतत वक्र देगा। दूसरा एक अन्य कारण, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड जो है इसके पास 6 हाइड्रेटेड जल के अणु उपस्थित होते हैं। आप इसको गर्म करेंगे तो ये आपको CaCl2 4H2 देगा, यह भी स्टेबल है। इसके बाद और अगर आप टेम्परेचर देंगे तो यह CaCl2 2H2 देगा। यह हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड भी कैसा होता है, स्टेबल यानी स्थायी होता है। तो अगर कोई हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलीय अवस्था में स्थायित्व अगर प्रदर्शित करता है तो वह हमें कैसा वक्र देगा, असतत वक्र देगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, अमोनियम सल्फेट की, किसकी बात करते हैं हम लोग, अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, ये डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह गर्म करने पर आपको क्या देगा, ओनली अमोनियम सल्फेट। क्या देगा आपको, अमोनियम सल्फेट देने वाला है। अमोनियम सल्फेट नहीं, हम एक काम करते हैं सोडियम सल्फेट लिख लेते हैं, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में आपको NH4 ट्वाइस लेना होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट के रूप में है, और ये किसके रूप में, आपका सोडियम सल्फेट के रूप में है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको गर्म करेंगे तो 32.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका सोडियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट में। और टेम्परेचर अगर आपने 32.4 डिग्री सेल्सियस से क्या किए, नीचे अगर किए, तो सोडियम सल्फेट फिर से क्या बना लेगा, डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट। तो अगर कुछ इस प्रकार की कंडीशन हो, अगर कोई आयनिक क्रिस्टल दो अलग अलग क्रिस्टलीय रूप जैसे कि अपर रूप के रूप में पाया जाएगा, तो वह आपको असतत वक्र देगा। अगर कोई आयनिक क्रिस्टल डिफरेंट टाइप के आपके हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टल आपको कैसा दे रहा है, स्थायी दे रहा है, तो वह भी हमको असतत वक्र देगा। और कुछ ऐसे आपके कंपाउंड जो हाइड्रेटेड फॉर्म में भी और नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में, यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल नहीं है तो भी सोडियम सल्फेट स्थायित्व फील कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसे वक्र मिलेंगे, असतत। अब इनके यहाँ पर असतत वक्र हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। तो अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट अल्फा रूप में जब है तो देखिए आपको क्या दे रहा है, ये अमोनियम नाइट्रेट अल्फा अगर रूप में है NH4NO3। पहले हम देख रहे हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाए हमने, तो पहले तो आपका क्या हुआ,
सॉल्युबिलिटी कम हुई, फिर एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। एक पॉइंट ऐसा आया कि फिर से सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, घटने लगी, फिर से क्या हो गई, अपनी बढ़ गई। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का कौन सा रूप होगा, अमोनियम नाइट्रेट का बीटा रूप। कौन सा रूप आपका, बीटा रूप। ये दो अलग अलग अपर रूपों के रूप में पाया जा रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या प्रदान कर रहा है, असतत वक्र प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के एग्जाम्पल की ओर, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये जिस तापमान पर ये वाला टेम्परेचर, जिस तापमान पर आपका अपर रूप एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में परिवर्तित होने लगता है, वह तापमान उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 6H2 पहले घटा विलेता, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा और फिर बढ़ा। उसका कारण यह है कि पहले ये आपका हेक्साहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड के रूप में है, फिर आपका CaCl2 4H2O के रूप में है, फिर आपका CaCl2 ट्वाइस H2O के रूप में है। यह आपको सतत वक्र दर्शा रहा है या असतत वक्र दर्शा रहा है, तो यह कैसा वक्र दर्शा रहा है, आपको असतत वक्र दर्शा रहा है। बढ़ते हैं लास्ट वाला सोडियम सल्फेट की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो आपकी विलेयता है कुछ इस प्रकार, और फिर आपको कर्व कुछ इस प्रकार मिलेंगे। यहाँ आपका क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, और यहाँ पर केवल क्या है, सोडियम सल्फेट है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जल के अणुओं की संख्या जो है वह पहले कितनी है, 10 है। इस टेम्परेचर पर आपका यह आपको क्या दे रहा है, ओनली सोडियम एनहाइड्रस क्या दे रहा है, निर्जल सोडियम सल्फेट दे रहा है। तो यहाँ पर निर्जल सोडियम सल्फेट और हाइड्रेटेड दोनों आपके स्टेबल फॉर्म में है। यह टेम्परेचर जो होगा वो होगा 32.4 डिग्री सेल्सियस, जो इन दोनों के लिए संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ जो वक्र मिल रहे हैं वो कैसे वक्र मिल रहे हैं, सतत वक्र मिल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ठोसों की द्रव में विलेयता देखा, विलेयता को परिभाषित किया और उनके हमने प्रभावित करने वाले कारक देखे। पहला जो कारक था वह नेचर था, यानी प्रकृति थी, दोनों की समान में घुलते हैं। दूसरा जो था आपका प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता यदि हम ठोसों की द्रव में विलेयता की बात करें। और तीसरा हमने देखा तापमान का प्रभाव, हमने देखा सतत वक्र भी देता है और असतत वक्र भी देता है। अगर सतत वक्र तो आपको समानता आयनिक क्रिस्टल देंगे और डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेस आपकी ऊष्मा क्षेपी है, प्रक्रम या ऊष्मा शोषी है। और अंत में हमें असतत वक्र कब मिल रहे थे, अगर कोई भी आयनिक क्रिस्टल विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जा रहा है तो वह आपको असतत वक्र प्रदान करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता और हेनरी के नियम की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।